सो टॉपिक जो आज का हमारा है वो हम लोग 3 चीज़ कवर करेंगे जो तुम्हें यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा शायद। सो पहला हमारा जो है वो है मैनेजमेंट एज एन आर्ट एज एन साइंस। सेकेंड हम कवर करेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन फॉर एग्जांपल। और थर्ड हमारा जो है मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस फॉर एग्जांपल। 3 टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे इस वीडियो में या फिर इस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जरा चेक कर लूँ कि अभी भी कोई ज्वाइन करने के लिए वेट कर रहा है। ओके, मैंने एक दूसरे को ऐड कर दिया। और इनकेस अगर कोई भी बाकी चाहे जिनको कोई दिखे तुम लोग उसको ऐड कर देना सेशन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते टॉपिक का। टॉपिक आज का हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा है मैनेजमेंट एज एन आर्ट एज अ साइंस प्रूव करना। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं वो सिंपल खाली आर्ट प्रूव करने के लिए भी कभी कभी चले आते हैं, और कभी सिंगल साइंस, या कभी अगर इस क्वेश्चन को बनाया गया 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन बनाया गया तो ये क्वेश्चन को कभी कभी दोनों पूछ लेते हैं कि जो डिस्कस द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट और एज साइंस बोथ पूछता है, ठीक है। सो यहाँ सब समझना पड़ेगा सब टॉपिक पहले कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं जाऊँगा कि मैनेजमेंट एज ए साइंस एज एन आर्ट। मैं पहले बात करूँगा कि हम लोग मैनेजमेंट पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। और जो हम लोग बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट टॉपिक हम लोग का है, हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, उस पर मैंने बात किया था कि मैनेजमेंट जो एक ऐसा एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जो सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे गोल्स को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऑल परवेसिव है। फॉर एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, चाहे वो मेरा प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे मेरा वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ही क्यों ना हो, उन सभी में मैनेजमेंट चाहिए। तो ऐसा क्या है मैनेजमेंट में, या मैनेजमेंट में से क्या चीज़ होता है जो मैनेजमेंट को इतना स्पेशल बना देता है जो किसी और चीज़ का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मेरे को मैं कहूँगा कि बस एक ही चीज़ है कि जो मैनेजमेंट में जो भी पढ़ते हैं हम लोग उसका एक साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर शायद जो भी पढ़ते हैं मैनेजमेंट साइंटिफिक उसका कोई अप्रोच ही ना होता, साइंटिफिक उसका इम्पोर्टेंस ही ना होता, तो शायद हम कह सकते हैं कि हम आज मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे होते थे, ठीक है। सेकेंड अगर बात करूँ, सिर्फ पढ़ने से अगर काम चल जाता, पढ़ने से अगर बस हो जाता, तो शायद हम अगेन मैनेजमेंट पढ़ ही नहीं रहे होते। क्यों? पढ़ा हुआ चीज़ को जब तक हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसका इम्पोर्टेंस इंक्रीज नहीं होता। तो यहाँ अगर मैं देखो समझने की कोशिश करूँ तो हम जो टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, वहाँ हम समझेंगे कि जो भी साइंटिफिक रेलिवेंस है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में या थियरीज में, ये जो पढ़ने के बाद एक मैनेजमेंट के बंदे को समझ में आता है कि आखिर हाँ काम इस तरीके से होता है, चीज़ें इस तरीके से कंप्लीट की जाती हैं, ऑब्जेक्टिव जो होती है इस तरीके से अचीव की जाती है। तो वहाँ हम बोलेंगे ठीक है ये जो मैनेजमेंट था इसको प्रैक्टिकल हम यूज़ भी कर पा रहे हैं। जो हम फीचर पढ़ेंगे आज मैनेजमेंट का एज एन आर्ट एज ए साइंस, आप समझ पाओगे कि मैनेजमेंट में ऐसा क्या है जो उसको इतना इंपॉर्टेंट बना देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि हमारे यहाँ चीज़ है। सो टॉपिक में एंटर करता हूँ। तो पहला टॉपिक हमारा है कि हम लोग 1 बाय 1 प्रूव करेंगे कि मैनेजमेंट एज साइंस एज अ आर्ट ये है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो हम प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लेके चलूँ तो पहले साइंटिफिक स्टडी के बारे में बात करते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है। तो खाली मैनेजमेंट ही नहीं, कभी कभी आप अगर जाओगे हाई क्लासेस में तो कुछ टॉपिक्स या कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी आपके कोर्स में आ सकते हैं जो आपको लगेगा कि प्रूव करने बोल देगा आपको कि साइंटिफिक स्टडी है कि नहीं, ये आर्टिस्टिक स्टडी है कि नहीं है। तो जान लीजिए आज ही कि हम लोग किस कैटेगरी के बेस पर या किस पैरामीटर के बेस पर किसी भी स्टडी को बोलते हैं कि हाँ ये एक साइंटिफिक स्टडी है या फिर एक आर्टिस्टिक स्टडी है। ध्यान दीजिएगा साइंस नहीं बोल रहा हूँ, साइंस हमारे पास बहुत लिमिटेड ही है, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री साइंस है, लेकिन और भी सब्जेक्ट हैं जो साइंस तो नहीं है इटसेल्फ, लेकिन उनको साइंटिफिक स्टडी की तरह पे देखा जाता है कि हाँ उसमें भी कुछ प्रैक्टिकल रेलिवेंस है, जो फैक्ट्स जो थीज उनके जो है उन सब्जेक्ट के हैं वो सभी ट्रू है इन एवरी केस। फॉर एग्जांपल तो अगर बात करूँ किसी भी सब्जेक्ट को इवैल्यू करने का कि वो साइंटिफिक स्टडी है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं पहले साइंटिफिक स्टडी के ही फीचर को इवैल्यू कर लेते हैं कि अगर साइंटिफिक स्टडी का जो भी कैटेगरीज होते हैं साइंटिफिक स्टडी होने के लिए वो सभी अगर मैनेजमेंट में है तो हम लोग आराम से बोलेंगे कि हाँ मैनेजमेंट भी एक साइंटिफिक स्टडी ही है, कह सकते हैं। सो जो कोई भी साइंटिफिक स्टडी क्यों ना हो पूरे वर्ल्ड में, उनमें कुछ फीचर्स जो है बराबर मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट 4 फीचर्स हमारा जो हमारे बोर्ड या स्क्रीन पे है। तो अगर मैं पहला बात करूं कि किसी भी साइंटिफिक स्टडी में पहला क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे जो भी उसकी नॉलेज है। फॉर एग्जांपल हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट थियरीज, वो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए इवन की मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात नहीं कर रहे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या फिर गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल ICAI
तो IAMA फॉर एग्जांपल, तो इंडियन लॉ एसोसिएशन, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, वो जो डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं, वो खुद में एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। तो कभी भी हम बात करते हैं सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज के बारे में, तो वहाँ पे जो भी थेरीज और प्रिंसिपल्स होती हैं उन पे अच्छे से काम किया हो जाना चाहिए, उन पे बहुत सालों के बाद जो एनालिसिस होने के बाद ही वो लोगों को दी जानी चाहिए यूज़ करने के लिए, और जो भी नॉलेज वहाँ से हम गेन करते हैं वो नॉलेज प्रैक्टिकल सिनेरियो में ट्रू होना चाहिए। तो इस वे में अगर वो फॉर एग्जांपल एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि जो मैनेजमेंट है, उसे हम कहेंगे कि वो साइंटिफिक स्टडी है, अदरवाइज वो नहीं है। तो हम लोग बात में अभी साइंस का हम लोग पहले फीचर समझते हैं कि किसी भी साइंटिफिक स्टडी को साइंटिफिक स्टडी बोलने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला, उस सब्जेक्ट को खुद में एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं सेकंड बात करूं, तो जो भी थियरीज या प्रिंसिपल्स या टूल्स बनते हैं उस पर्टिकुलर स्टडी के, उनको ऐसे ही नहीं कि ओवर द नाइट बना दिया जाए या बिना किसी एक्सपेरिमेंट में लाए बना दिया जाए, नहीं। जितने भी फैक्ट, थियरीज, टूल्स निकलते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिसिप्लिन के, उन सभी पर अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए। उसको हर एक केस में डाल कर चेक करना चाहिए कि क्या ये उस केस में रिलेवेंट है या नहीं है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही जब हर केस में सेम रिजल्ट मुझे मिले, तब जाके वो एक्सपेरिमेंट्स देने चाहिए या उसके रिजल्ट या उसके प्रिंसिपल क्या डिक्लेयर करना चाहिए। जितने भी, तो मैं कह दूँ पहले कि जितने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, चाहे आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ोगे आगे जाके, चाहे पढ़ोगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे, वहाँ आपको समझ में आएगा कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो ओवर द नाइट नहीं बने हैं, बल्कि बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने उन सभी प्रिंसिपल्स को वन बाय वन यूज़ किया है और नतीजा ऑलमोस्ट हर केसेस में बराबर मिला है। तो इसलिए जो भी हमारे टूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टडी के, अगर वो हमारे एक्सपेरिमेंटेड हैं, अच्छे से उन पे एनालिसिस किया गया है, तो हम कह सकते हैं वो जो पर्टिकुलर स्टडी है वो हमारा फॉर श्योर एक साइंटिफिक स्टडी है। अगर मैं थर्ड फीचर के बारे में बात करूँ, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, किसको एक्सेप्ट करना है, बल्कि जो थियरीज हमारा है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जो उसके जो थियरीज और प्रिंसिपल्स हैं, उनका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यूनिवर्सली होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी वो पर्टिकुलर कंट्री में ही फॉलो हो रहे हो, ऐसा नहीं किसी वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही फॉलो हो रहे हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि इरेस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, साइज, एरिया और नेचर ऑफ ऑपरेशन, जब सभी प्रिंसिपल्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग एरिया में एप्लीकेबल हो जाए, तब उसे कहते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल कहते हैं। तो अगर पढ़ेंगे कि जो प्रिंसिपल्स हमारे मैनेजमेंट के हैं, जो थीरीज हमारे मैनेजमेंट के हैं, वो यूनिवर्सली या वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं एक्सेप्टेबल है। चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी तरह की उसका नेचर हो, कोई भी सामान क्यों ना बेचे हो, कोई भी सामान में डील क्यों ना करे, सभी जगह पर हमें देखने को मिलता है कि जो भी उसके प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब अगर मैं लास्ट बात करूँ, तो बेस्ड ऑन लॉजिक, ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, तो फिर से बात उन्हीं का होगा, प्रिंसिपल्स का ही बात होगा कि जो भी प्रिंसिपल्स हमारे डेवलप होंगे, फॉर एग्जांपल उन सभी के होने चाहिए हमारे लॉजिक बेस्ड होने चाहिए प्रिंसिपल्स। वो सभी प्रिंसिपल्स जो है ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने चाहिए, ये नहीं कि बस प्रिंसिपल्स हैं हम यूज़ करें, उनसे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी प्रिंसिपल्स लॉजिक बेस्ड होने चाहिए। उन सभी प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद हमें हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। थर्ड अगर बात करूँ तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई अगर प्रिंसिपल यूज़ करूँ तो मुझे डिजायर्ड रिजल्ट ही मिले, मैं समझ सकता हूँ कि अभी तक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा। जब चैप्टर नंबर 2 में हम एंटर करेंगे, जहाँ हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तब वहाँ थोड़ा और क्लियर होगा आप लोगों को कि हम जो बात करें प्रिंसिपल्स के बारे में, हम लोग किस लिए बात करें और कैसे वो रिलेवेंस है, उसका आउटपुट क्या होता है। तो कह सकते हैं इनपुट आउटपुट रिलेशन भी कह सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, हमने ये प्रिंसिपल यूज़ किया तो इसका इफेक्ट ये पड़ा, फॉर एग्जाम्पल किसका, प्रिंसिपल्स का। तो अगर बात करें कि जो भी स्टडी है, अगर उनमें 5-4 चीज़ें हैं, तो हम आराम से कह सकते हैं कि वो स्टडी एक साइंटिफिक स्टडी है, अदरवाइज वो नहीं है। तो इसी के 5 के बेस पर हम वैल्यू करते हैं क्या मैनेजमेंट में 5 चीज़ें हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ऑलमोस्ट 5 में चीज़ें मिल जाती हैं मैनेजमेंट में। तो मैं पढ़ता हूँ 1 बाय 1। तो पहले लिखा था डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग यहाँ पे कभी भी सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, मैं बता दूँ। अब जो हम लोग सब्जेक्ट को डिसिप्लिन बोल के प्रोनाउंस करेंगे, द डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी जज्ड एज अ साइंस एज फॉलोज। पहला, लाइक साइंस, मतलब कोई भी एब्सोल्यूट साइंस लेके चलूँ मैं, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, बायो, कोई भी अदर साइंटिफिक स्टडी लेके चलूँ, सो मैनेजमेंट ऑल्सो हैज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो भी नॉलेज जो थीरीज में मैनेजमेंट में मिलती हैं वो सभी सिस्टमाइज्ड है।
वो सभी एक तरह के इवैल्यूएशन के बाद ही डेवलप हुई हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। पूरा का पूरा मैनेजमेंट है। कौन सा एप्लीकेशन कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, हम पहले से ही थोड़ा सा फोरकास्टिंग कर सकते हैं। बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन थियरी एंड प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स या मैनेजमेंट स्कॉलर फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, हम लोग मैनेजमेंट के फीचर्स में चीज़ पढ़ चुके हैं कि वो सभी फीचर्स, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे होते हैं वो होते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी, अलग अलग थे से आए हुए। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा उन पर काम किया गया है, जो थीज हमारा है उन पर वर्क किया गया है, उनको एक कॉम्बिनेशन में लाया गया। कॉम्बिनेशन में लाने के बाद मैनेजमेंट ने खुद का अपना एक प्रिंसिपल डेवलप किया, उनसे आइडिया लेकर, उनसे हल्का सा गाइडेंस लेकर कह सकते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के खुद के प्रिंसिपल्स हैं, तो ये चीज़ एक साइंटिफिक स्टडी में ही हो सकता है, किसी और में नहीं हो सकता है। खुद का प्रिंसिपल्स, खुद के थ्योरी जो रेलिवेंट हो प्रैक्टिकल सिनेरियो में। अगर सेकंड बात करूँ मैं मैनेजमेंट वाले में, तो आप पढ़ पा रहे हो मेरे पीछे कि द टूल्स एंड थियरीज ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम इयर्स लॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालिसिस। मैंने पहले कहा था कि ऐसा नहीं है कि इन्हें बस ओवरनाइट बनाया गया है, इन पर रेगुलर काम किया गया, इन पर फॉर सो लॉन्ग काम किया गया, उसके बाद देखा कि नहीं हर केस में सेम रिजल्ट देते हैं, तो फॉर श्योर ये प्रिंसिपल बनने के लायक है, तो ये इंक्लूड कर लेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में। आगे में बढ़ो नंबर 3, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड कैन बी अप्लाइड एट एनी टाइम इन एनी सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल इन एनी इंडस्ट्री, इन एनी कंट्री भी कह सकते हैं। चलिए, तो अगर ऐसा है तो अगेन यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस, सभी साइंटिफिक स्टडी कितने भी होते हैं प्रिंसिपल्स वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सो एज मैनेजमेंट के भी। तो इस बेस भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंटिफिक स्टडी है। नंबर 4 अगर बात करो लाइक साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज आर आल्सो बेस्ड ऑन लॉजिक, ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। जितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डेवलप ही इस मोटिव से हुए हैं कि उन प्रिंसिपल्स को हम यूज़ करें, और जो भी ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का हो चाहे वो मैनेजमेंट का हो। मैंने पहले समझा दिया कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कुछ अलग से नहीं होता, बल्कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं मैनेजमेंट के हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो ये भी प्रिंसिपल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या वो प्रिंसिपल हेल्पफुल है, क्या प्रिंसिपल्स यूज आने वाले हैं मेरे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए? हाँ, तो सभी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, सभी काम आते हैं यूज में हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो अगर बात करूँ इन चारों के बेस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ग्राउंड्स द डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट मे बी कॉल्ड a science, but since the theories and principles of management are subjected to change with times, thus it is not a pure science, जिसे हम कह सकते हैं applied science। ये एक ब्यूटी है, मैं कहूँगा ये एक बेनिफिट है मैनेजमेंट का, ये फिक्स नहीं है, ये रिजिड नहीं है, ये टाइम के साथ अपने प्रिंसिपल्स को, अपने थ्योरीज को इवैल्यू करता रहता है। अच्छा है ना कि फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बींग्स हैं, इनका एक मोस्ट क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट नेचर ही ये है अडेप्टेशन। फॉर एग्जांपल ये जिस भी इन्वायरमेंट में क्यों ना रहे, अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, सर्कमस्टांस अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। अगर चेंज ना कर पाए तो वो शायद एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेंगे। सिर्फ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ने भी खुद को बना दिया, अपने आप को एक फ्लेक्सिबल बना लिया है कि यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्सेशन नहीं है। ये टाइम आने के बाद जो प्रिंसिपल्स में लगा सा मॉडिफिकेशन, या जो प्रैक्टिशनर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं, वो इन थीस को अपने अकॉर्डिंगली जो है उसको चेंज आराम से कर सकते हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है, लेकिन हम लास्ट में लाइन ज़रूर लिखेंगे कि मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं, बिकॉज इसके प्रिंसिपल में हमेशा एक ऑप्शन बचा हुआ रहता है मॉडिफिकेशन का, बेटरमेंट का। फॉर एग्जांपल पहले से बेटरमेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक एप्लाइड साइंस है, ध्यान दीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट साइंस कह सकते हैं इसको। सो इसके बेस हम समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस तो फॉर श्योर है, हमारा एक पार्ट कवर हो गया, मैनेजमेंट है साइंस एंड आर्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगले सेक्शन में हम कवर करते हैं कि किसी भी स्टडी को आर्टिस्टिक कब बोलते हैं। देखिए आर्टिस्टिक का मतलब ही होता है आर्ट। आर्ट का जो वर्ड हमारा है वो है एप्लीकेशन से आया हुआ है। जब भी कोई अपने पर्सनल स्किल्स या थ्योरेटिकल नॉलेज को जब वो प्रैक्टिकल अप्लाई करता है, तब उसे कहते हैं वो एक वो एक आर्ट परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस केस में आज की डेट में जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल, उन सभी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन धीरे धीरे बनते जा रहा है। ऐसा थ्योरी का काम ही क्या उस थ्योरी का जिसका हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ ही ना कर सकें। फॉर एग्जांपल कि जो आप लिटरेचर लैंग्वेज पढ़ते हो वो भी एक तरह का आर्टिस्टिक स्टडी ही है। क्यों? बिकॉज लिटरेचर या लैंग्वेज पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि एक कम्युनिकेशन का जो बेटर वे है हम कैसे करते हैं,
और जो कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया उन थियरीज का, हम ग्रामर पढ़ते हैं, हम स्टोरीज पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल, और सीखते हैं कि अपने बातों को एक अट्रैक्टिव या फिर इंटरेक्टिव वे में कैसे दूसरे को बताया जाए। सेम यहाँ भी होता है। तो जितने भी स्टडी आप लोग पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, चाहे वो उसमें नहीं जाऊँगा मैं, छोड़िए, चाहे वो जितने भी स्टडी हम लोग पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल, सबका प्रैक्टिकल अप्रोच है, सबका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉसिबल है। आज इसमें बहुत ही हाई रिलेवेंट है, इसलिए फोकस करते हैं, सभी लोग कहते हैं कि फोकस करना चाहिए लर्निंग के ऊपर, फोकस करना चाहिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर। सेम एज मैनेजमेंट में भी हमारा होता है कि जो भी हम थेरीज पढ़ते हैं साइंटिफिक वाले पार्ट में, सभी मैनेजर्स जितने भी होते हैं, स्टडी मैनेजर जितने भी स्टूडेंट होते हैं मैनेजमेंट के, उन सभी को उन सभी थेरीज को प्रैक्टिकल में अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये आर्ट भी है। लेकिन हमें इसके बाद इसमें लिखना पड़ेगा कि किस बेस पे किसी भी और स्टडी को हम आर्ट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो मुझे बस जानना पड़ेगा किसी भी आर्टिस्ट स्टडी का फीचर्स क्या से समझाते हैं कि साइंटिफिक का फीचर हमारा क्या होता है। तो अगर पहला बात करूँ किसी भी आर्टिस्टिक स्टडी का, तो मुझे मिलेगा एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स। सो आर्टिस्टिक स्टडी बिना किसी बैकग्राउंड नॉलेज के कुछ नहीं हो सकता, बल्कि वहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज का प्रेजेंस होना ही चाहिए। साइंटिफिक स्टडी में वो प्रिंसिपल्स और टूल्स डेवलप करते हैं, और आर्टिस्टिक वाले पार्ट में उन्हीं टूल्स और उन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। तो कोई भी ऐसा आर्टिस्टिक स्टडी नहीं है जहाँ पर थियोरेटिकल नॉलेज का एब्सेंस हो। तो अगर वहाँ पे अप्लाई किए जा रहे हैं और अप्लाई किए जाने वाले चीज़ ही प्रिंसिपल्स थियोरेटिकल नॉलेजेस है, तो हम कहेंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम फिर से बता रहा हूँ, तो एक आर्टिस्टिक स्टडी है और वो एप्लीकेशन हवा में बेस्ड नहीं है, बल्कि उसके पीछे बैकग्राउंड थ्योरीज है, उनके पीछे बैकग्राउंड प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं, इसलिए फॉर श्योर उसे कह सकते हैं वो एक आर्ट है। अगर मैं सेकंड पार्ट के बारे में बात करूँ, सेकंड फीचर ऑफ आर्टिस्टिक स्टडी, तो मुझे यहाँ मिलता है पर्सनल एप्लीकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्सनल एप्लीकेशन। तो ये बेसिक फैक्ट है कि जो भी हम थ्योरीज या जो भी हम टूल्स यूज अप्लाई कर रहे हैं, वो अप्लाई करने वाले पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट कितना अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बुक में एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बुक है, 2 या 3 टीचर हमारे हैं। अगर 2 या 3 टीचर अलग अलग को अगर मैं ऑप्शन दूँ पढ़ाने के लिए, तो आपको एक फील आएगा कि सेम बुक जो है 2 या 3 टीचर अलग अलग पढ़ा रहा है। बुक तो सेम है, नॉलेज तो सेम है, लेकिन आप मेजर करना चाहो कि किसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसका मुझे समझ में आया फॉर एग्जांपल, तो आप क्लियरली मेजर कर सकते हो कि 1 2 ABC कौन सा टीचर मुझे अच्छे से समझा पाया फॉर एग्जांपल। सेम नॉलेज ना, यहाँ पे एप्लीकेशन मैटर करता है। तो दुनिया में जितने भी हमारे आर्टिस्टिक स्टडी क्यों ना हो, वहाँ पे ये चीज़ बहुत कॉमन मिलेगा कि उसको जो भी थ्योरीज वहाँ पर है, जो भी हमारे टूल्स वहाँ पे अवेलेबल है, उनको एप्लीकेशन कौन कर रहा है और करने वाले पे डिपेंड करेगा कि जो रिजल्ट हमारा होगा वो बेटर होगा कि बेस्ट होगा कि नॉर्मल होगा। तो आप पर्सनल एप्लीकेशन लोग इस कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि पर्सनल एप्लीकेशन करने के बाद जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो कैसा होने वाला है। थर्ड अगर बात करूँ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तो एक बेसिक फैक्ट और भी है, जितना प्रैक्टिस जितना एप्लीकेशन करते जाओ चीज़ें करते में, कोई इंसान या कोई भी अप्लायर फॉर एग्जांपल उतना और क्या उतना एक्सपर्ट हो जाता है और क्रिएटिविटी का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक और भी चीज़ें हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी प्रिंसिपल्स थीज हमारे मैनेजमेंट के, वहाँ पर वो फिक्स नहीं है, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो इनएग्जैक्ट और सिचुएशन पे के अकॉर्डिंगली वो चेंज भी किए जा सकते हैं। तो जो भी आर्टिस्टिक स्टडी में जो भी थीम्स को यूज़ करता है, उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि अपने पर्सनल क्रिएशन के वजह से या अपने क्रिएटिविटी की वजह से उन थीम्स या उन प्रिंसिपल्स को हल्का थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रिजल्ट को पहले से बेटर बना सके। तो ये 3 चीज़ें हमारी कॉमन होती है किसी भी आर्टिस्टिक स्टडी में। तो इसके बेस पर अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नंबर 1, द इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन एज आर्ट मस्ट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर ऑफ आर्ट। जो हमने अगर 3 जाना, आगे है विच आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट मुझे मिलेगा कि मैनेजमेंट अ लॉट ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रिंसिपल गाइड एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अंडर मैनेजमेंट एज in its different areas for example। जो भी हमारे मैनेजमेंट के स्कॉलर्स होते हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हमारे होते हैं, जो मैनेजर खुद होता है वो जानता है कि जो भी वो अप्लाई करने जा रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, थीरीज वो पढ़ कर आता है, उन्हें थीरीज को अपने लेवल पर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो अप्लाई करता है उन थियोरेटिकल नॉलेजेस को। अब अगर नंबर 2 बात करूँ, तो मैनेजमेंट ऑल्सो अप्लाइज थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स प्रैक्टिकल एक्टिविटी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नंबर 3 में चले आते हैं द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, जो हम बात करते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह वगैरह।
The process of management is developed through continuous practice, and a manager always tries to become expert through his continuous efforts and tries to bring creativity. जो मैनेजर हमारा होता है, क्योंकि प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस से ही मैनेजर कोई भी होता है वो एक्सपर्ट बनता है, बिकॉज ये खूबी है या फिर फीचर कह सकते हैं किसी भी आर्टिस्टिक स्टडी का है। जितना प्रैक्टिस, जितना एप्लीकेशन, उतना मोर चांस होगा क्रिएशन लाने का, उतना चांस होगा कि पर्टिकुलर जो पर्सन है जो अप्लाई कर रहा है वो और उतना बन जाए हमारा एक्सपर्ट। सो यहाँ भी क्लियर है कि जो मैनेजमेंट हमारा है वो तीनों फीचर्स के ऊपर एग्जैक्टली जज करने एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। तो हमने साइंस भी मैनेजमेंट को जज कर लिया, और हमने मैनेजमेंट को एज एन आर्ट भी जज कर लिया। सो क्योंकि मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है, तो इस वजह से हम आराम से कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज बोथ मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस। ठीक है, लेकिन साइंस बोलते तो ध्यान दीजिएगा, कुछ मत कहे कि ये प्योर साइंस है, ये एब्सोल्यूट साइंस नहीं है, बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट या कह सकते हैं अप्लाइड साइंस है। साइंस जो वो होता है प्योर साइंस जो हर केस में सेम रिजल्ट दे, कौन को अप्लाई करे मैटर ना करे। लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट या अप्लाइड साइंस वो होता है मेरा जो डिपेंड करता है कि सिचुएशन में उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को यूज़ किया सकता है, और सिचुएशन के चेंज होने पर रिजल्ट भी थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है। तो ये हमारा टॉपिक था मैनेजमेंट एंड साइंस और एज एन आर्ट के वे में। और इन दोनों से अलग हम चलते हैं अगले फेज में, जहां हम मैनेजमेंट को प्रूव करेंगे एज अ प्रोफेशन कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हमारा क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशन अगर बात करूँ तो एक जरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, हालांकि एम्प्लॉयमेंट बोलना सही नहीं होगा, एक तरह का वे ऑफ लाइवलीहुड भी कह सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट और भी है कि इसको मैनेजमेंट का प्रोफेशन जज करने के लिए नहीं, क्योंकि जब भी बात करते हैं किसी प्रोफेशन के बारे में तो प्रोफेशन एक वे ऑफ ऑक्यूपेशन कम और सर्विस सोसाइटी के लिए ज़्यादा हमारा होता है। हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्रोफेशन भी पढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैनेजमेंट को, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है आज के दिन, जो उसका जो इम्पोर्टेंस कह सकते हैं, जो इसका कह सकते हैं पॉपुलैरिटी कह सकते हैं, वो दिन पर दिन इंक्रीज होते जा रहा है एज अ प्रोफेशन बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि प्रोफेशन एग्जैक्टली है, वो हम जज करेंगे आगे जाके। सो इसका बहुत पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ते जाता है मैनेजमेंट का। सो मैनेजमेंट को अब टाइम आ गया है चेक करने कि मैनेजमेंट क्या एक प्रोफेशन बन सकता है, या प्रोफेशन या फिर जस्ट एम्प्लॉयमेंट ही अभी अभी है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में तो प्रोफेशन में एक चीज़ हमारा कॉमन होता है कि कोई प्रोफेशन क्यों ना हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो अकाउंटेंसी का फील्ड क्यों ना हो, चाहे मेरा फॉर एग्जांपल वो एक मेडिकल फील्ड क्यों ना हो, सभी काम करते हैं सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, फॉर एग्जांपल सोसाइटी को सर्व करने के लिए। लेकिन एम्प्लॉय काम करता है अपने एम्प्लॉयर के लिए, और जो बिजनेसमैन होता है वो काम करता है खुद के लिए। तो क्योंकि पॉपुलैरिटी इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट का बढ़ते जा रहा है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे प्रोफेशन जज किया कि क्या प्रोफेशन बनने के लायक है, या प्रोफेशन कोई ऑप्शन अवेलेबल है कि मैनेजमेंट का प्रोफेशन डिक्लेयर कर देने का, हम लोग यहाँ चेक करेंगे। तो यह टॉपिक हमारा जो है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन चेक करना कि जो भी फीचर्स हमारे किसी प्रोफेशन के होते हैं क्या वो भी चीज़ें मैनेजमेंट में मिलती हैं। अगर सभी एग्जैक्टली मुझे मिलेंगी तो हम कह देंगे कि हाँ मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। अगर मुझे नहीं मिलेगी तो हम कह देंगे नहीं, मैनेजमेंट अभी तो प्रोफेशन नहीं है, लेकिन शायद फ्यूचर में कहीं बन जाए। टॉपिक अब हमारा ये है। सो पहला अगर बात करूँ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो सेम जो हम पढ़ के भी आए हैं साइंस वाले चीज़ में, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या फिर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सब कुछ सेम है। मतलब खुद के थेस, खुद के प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो सही होने चाहिए हर केस में। सेकेंड अगर बात करूँ किसी भी फॉर एग्जांपल प्रोफेशन में, तो वहाँ होने चाहिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कि जो भी चाहे किसी भी क्वालिफिकेशन का पर्सन फॉर एग्जांपल उस प्रोफेशन में ना घुसे, उसके लिए प्रिस्क्राइब डिग्री या प्रिस्क्राइब स्टडी ही करके आना चाहिए, तब वो घुस पाएगा। ये भी एक सेकेंड फीचर हमारा प्रोफेशन वाला। अगर देखेंगे मैनेजमेंट में ये है कि नहीं है। थर्ड अगर बात करूँ प्रोफेशनल एसोसिएशन, मतलब जो भी मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के, क्या उनका एक वॉलंटरी एसोसिएशन है कि नहीं है, या उनका एक लीगलाइज एसोसिएशन है कि नहीं है। अगर उनका है तो फॉर श्योर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, अदरवाइज प्रोफेशन से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब होता है कि एक लीगलाइज बॉडी किसी भी इकोनॉमी या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, ध्यान दीजिएगा, जो उन प्रोफेशन के टूल्स को, प्रोफेशन के फॉर एग्जांपल वर्किंग प्रिंसिपल्स को हमारी गाइड करती है। सेकेंड अगर बात करूँ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, तो जो हम बात करें ना प्रोफेशनल एसोसिएशंस के बारे में, वही कोड ऑफ कंडक्ट या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इशू करती है
कि जो भी हमारे मेंबर्स होंगे या मेंबर्स बनेंगे फॉर एग्जांपल, उनको ये रूल्स तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उनको हम मेंबरशिप या फिर प्रोफेशन से बाहर आराम से निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इस तरीके से एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रोफेशनल बॉडी या प्रोफेशनल एसोसिएशन ही इशू करती है। तो किसी प्रोफेशन के लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, तो हम चेक कर लेंगे यहाँ पर क्या मैनेजमेंट के लिए वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सर्विस मोटिव फॉर एग्जांपल, जो मैंने एंड में कहा कि जो भी हम बात करें प्रोफेशन के बारे में, सब प्रोफेशन में एक कॉमन चीज़ मिलेगा कि अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कह सकता हूँ चलिए, वो होना चाहिए सर्विस मोटिव, सोसाइटी को सर्व करने के लिए। तो हम इस बेस पे भी जज कर लेंगे मैनेजमेंट को कि क्या मैनेजमेंट का जो ऑपरेशन है वो सर्विस मोटिव है कि वो इकोनॉमिकल मोटिव है। तो इन 5 फीचर्स पे जो कि कॉमन होता है किसी प्रोफेशनल स्टडी का, क्या मैनेजमेंट मिलता है, हम चेक करेंगे अगले वाले स्लाइड में, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से है। सो अगर मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ पढ़ूँ फॉर एग्जाम्पल, तो एवरी प्रोफेशनल स्टडी हैज द फीचर्स सच एज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एंट्री, या फिर रिस्ट्रिक्टेड, वहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड प्रोफेशनल एंट्री, टाइपिंग मिस्टेक है, डबल हो गया, प्रोफेशनल एसोसिएशन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव। 5 चीज़ें होनी ही चाहिए। सो अगर बात करूँ पहले वाले के बारे में कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, हमने अभी पढ़ के आया साइंस टॉपिक में कि जो मैनेजमेंट इसका जो भी प्रिंसिपल्स और टूल्स है वो एक सिस्टमाइज्ड है, वो एक वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं, जो क्या कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगा ये हमें पहले थोड़ा सा पता होता है। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि हाँ चलो ये जो हमारा एक वेल डिफाइंड बॉडी है, लेकिन सिर्फ एक फीचर पूरा करने से मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं बन जाएगा, बल्कि मैनेजमेंट को सभी फीचर पूरा करना पड़ेगा। इवन कि 5 में से अगर 4 भी फीचर मैनेजमेंट के मिल जा रहे कॉमन, 5वां नहीं मिल रहा तो मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो पहला फीचर के बारे में बात करूँ तो मैनेजमेंट में कॉमन है जो भी टूल्स और प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, जो भी थ्योरीज हैं, सभी वेल डिफाइंड है, सभी एक सिस्टमाइज्ड वे से क्रिएट की गई हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया गया, उनको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के बाद ही स्कॉलर्स को दिया गया है अप्लाई करने के लिए। अब अगर मैं सेकंड फीचर की बात करूं जो कि हमारा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, तो यहाँ आके मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन फेल हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है एंट्री के लिए कि आपको इसी फील्ड का आना पड़ेगा। किसी फील्ड का जो इंसान है इस पर्टिकुलर फील्ड में आके एज अ मैनेजर ज्वाइन कर लेगा, एज अ मैनेजमेंट का डिग्री या ट्रेनिंग बन सकता है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है जो बाकी जगह पे है। फॉर एग्जांपल सीए में है, सीए में भी 12 के बाद नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन में आप बीकॉम होना चाहिए, कंपलसरी है। सेम एज फॉर एग्जांपल मेडिकल लाइन में कि 11-12 बायो होना चाहिए। सेम फॉर एग्जांपल किसी लॉ में है कि लॉ का 11-12 लॉ का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बाकी सभी प्रोफेशनल डिग्री में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब एक क्राइटेरिया है, जो उसे फुलफिल करेगा वही आगे बढ़ पाएगा, वरना बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट जो चाहे जब चाहे मैनेजमेंट की फील्ड को ज्वाइन कर सकता है। एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन डिग्री अलग होता है, रजिस्ट्रेशन डिग्री अलग होता है। तो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन लेने के बाद किसी फील्ड का वो क्यों ना हो, वो मैनेजमेंट का फील्ड ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। तो इस फीचर के बेस पर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। तो यहाँ लिखा है देखिए मैंने कि इन मैनेजमेंट द एंट्री इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, अ पर्सन कैन बिकम मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस हिज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कभी कभी हम देखा बस नॉर्मल पढ़े लिखे या फिर अनपढ़ गंवार भी कुछ लोग होते हैं, गंवार तो मैं नहीं बोलूँगा, जो कम पढ़े लिखे भी लेकिन उनमें अच्छा स्किल्स है, वो कभी कहीं से ट्रेनिंग लेकर नहीं आया है, लेकिन इनबिल्ट क्वालिटी है और लग साथ दिया, वो अच्छा काम करे तो कंपनी में उनको फॉर एग्जांपल कंपनी खुद की हो सकती है, उसको मैनेजर बना दिया गया। एक मुझे याद है कि एक बहुत ही ओयो रूम्स का आपको पता होगा, एक जो सीईओ है, जो फाउंडर रितेश अग्रवाल फॉर एग्जांपल, वो जस्ट 12 पास आउट स्टूडेंट है, साइंस स्ट्रीम से, लेकिन वो अपने अभी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है फॉर एग्जांपल। तो इसमें से आप बिलीव कीजिए कि जो डॉक्टर बनने के लिए डिग्री मुझे चाहिए, लेकिन एमबीए बनने के लिए मुझे कोई डिग्री नहीं, मुझे मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, मैं किसी फील्ड का हूँ, मैं मैनेजमेंट फील्ड ज्वाइन कर सकता हूँ, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। तो आगे बात करूँ, देयर इज अ पर्टिकुलर डिग्री रिक्वायर्ड टू बिकम अ मैनेजर। क्वालिफिकेशन बेसिक है कि आपको किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूशन अगर ज्वाइन करते हो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे साइंस ही होना चाहिए, कॉमर्स वाले ही होने चाहिए, आर्ट्स वाले ही होने चाहिए, ऐसे कोई वहाँ पे कंपल्शन नहीं है। अब अगर मैं थर्ड बात करूँ, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट देयर इज नो सिंगल एसोसिएशन दैट कंट्रोल्स एंड डिफाइन द कोड ऑफ कंडक्ट। कॉलेजेस बहुत सारे हैं, इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं जो पढ़ाई करवाते हैं मैनेजमेंट के,
प्रिंसिपल्स को सिखाते हैं लोगों को, लेकिन कोई एक नहीं है जो एक लीगल बॉडी कह सको कि जो सबके लिए बनाता है। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सिंगल बॉडी है जो सभी इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता हो, एक रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी यहाँ प्रोफेशनल बॉडी अवेलेबल नहीं है इस मैनेजमेंट फील्ड में, तो इस कैटेगरी के बेस पर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं बनता है। सो पढ़ता हूँ, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट देयर इज नो सिंगल एसोसिएशन दैट कंट्रोल्स एंड डिफाइंस the code of conduct for all the managers. So on the basis of this feature, we cannot evaluate management as a profession. Number 4, management has well-defined motives. These motives vary organization to organization. यहाँ बात की जा रहा है सर्विस मोटिव के बारे में। हमें पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिजनेस का जो मोटो है, जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है। किसी का इकोनॉमिकल हो सकता है, किसी का सोशल हो सकता है। तो मान के चलते हैं दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन हमारे होते हैं प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। उनका ऑब्जेक्टिव पहला जो होता है वो है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट अर्न करना ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर बात करूँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, लेकिन प्राइमरी सर्विस मोटिव होता है। लेकिन मैनेजमेंट तो हर जगह एप्लीकेबल इरेस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री। तो इस वाले केस में कह सकते हैं कि कोई मैनेजमेंट का मोटिव फिक्स नहीं है। वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सब खुद का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। वो कहीं भी काम करे उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, सर्विस ऑब्जेक्टिव। तो इस वाले केस में भी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन फेल हो जाता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हैज अ वेल डिफाइंड मोटिव्स एंड दीज मोटिव्स वेरी चेंज होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, like profit maximization, service and quality etc. So however these motives are dynamic, change होते रहते हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज करूँ तो क्या पता मोटिव भी चेंज हो जाए, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। कितने भी क्यों ना चेंज करें ऑर्गेनाइजेशन, या के लिए कितने भी सारे क्यों ना चेंज करें, उसका एक ही मोटिव रहेगा, सर्विस मोटिव फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ हम पढ़ेंगे हेंस ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एनालिसिस, क्योंकि मैनेजमेंट बस एक ही फीचर को कंटेन करता है प्रोफेशन का, बाकी को नहीं करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फॉर श्योर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी प्रोफेशन बन नहीं सकता। ये बन सकता है, लेकिन अभी तो ये प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं। So hence on the basis of the above analysis, management cannot be accepted as a profession, but it can be seen that a few developments are still in progress to blossom or to make management as a professional study। क्योंकि मैंने पहले कहा इसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसका रिलेवेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, इनके प्रिंसिपल्स बहुत काम आते हैं। तो मैनेजमेंट को अभी तो शायद प्रोफेशन नहीं है, मे बी शायद आगे चल के कभी भी कितने टाइम, कुछ भी टाइम के बाद शायद ये बन जाए, लेकिन अभी तो से कहेंगे कि अभी तो प्रोफेशन ये नहीं है। सो आपको समझ में आएगा कि लिखना कैसे एग्जाम में, ये नोट्स आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। ये एग्जाम में कॉपी करना आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, 6 में 6 नंबर मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कम बेसी नहीं लिखना है। सो हमने कवर किया अब तक मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज अ साइंस कवर हमने किया। सेकेंड हमने कवर किया मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, हमने कवर किया कि है कि नहीं है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, वो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हम आज खत्म ही कर देंगे। 5 इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस से पहले क्या थियरीज या क्या सोचे हम, जिससे हमें समझ में आ जाए कि हाँ इंपॉर्टेंस लिखना कैसे। तो ध्यान दीजिएगा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मैं कह दूं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं क्या मैनेजमेंट नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, लेकिन एक गारंटी नहीं है, फिर ये श्योरिटी नहीं कि ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव हो जाए। लेकिन अगर बताऊं कि मैनेजमेंट अगर आ जाए वहाँ पर तो क्या गारंटी मिल जाता है? मैं फिर से बोलूँगा नहीं, गारंटी तो नहीं मिलता है, लेकिन पॉसिबिलिटी या चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सो किसी मैनेजमेंट का यही एक इम्पॉर्टेंस है कि जितने भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन वो ऑब्जेक्टिव से ही चलते हैं ना। अगर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा तो कब तक वो काम चलेगा, काम बंद हो जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ही इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट का, हम कह सकते हैं। तो जो हमें यहाँ पे दिया है फॉर एग्जांपल नंबर 1 अचीवमेंट ऑफ गोल्स, पहला ही आ गया कि मैनेजमेंट है तो हम गोल्स को अच्छी तरीके से अचीव कर लेंगे, अदरवाइज डिफिकल्टी हमें होगा उन गोल्स को अचीव करने में। सेकेंड लिखा है कि इंक्रीज इन एफिशिएंसी, प्रॉफिट। अगर मैं अपना एफिशिएंसी बढ़ा दूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक दिन में 10 घंटे क्लास ले लूं, पहले 5 घंटे लेता था, अब अगर मैं 10 घंटे क्लास लूं तो मेरा इनकम रेज होगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन भी चाहता है कि उनके एफिशिएंसी, उनके वर्किंग जो टेक्निक है उसमें डेवलपमेंट आए और पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके ताकि उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो। सेम चीज़ एक मैनेजमेंट चीज़ों को अच्छे से अरेंज करता है,
ह्यूमन और नॉन ह्यूमन चीज़ में अच्छे से एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, जिससे क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है एफिशिएंसी इंक्रीज होता है और ये फर्दर लीड करता है अगेन प्रॉफिट अर्निंग में, जो कि ऑब्जेक्टिव ही है। अब अगर सेकंड बात करूँ, क्रिएशन ऑफ डायनेमिक इन्वायरमेंट, बेसिक फैक्ट है कि आज का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है बहुत डायनेमिक है, बहुत ही कम्पिटिटिव है। हमें हर समय प्लान बनाने पड़ते हैं, प्लान चेंज करने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर मैनेजमेंट का यूनिट ही ना रहे तो शायद प्रोडक्शन मैनेजर जिसका काम प्रोडक्शन देखना है वो सब चीज़ें ना कर पाए, सबका काम तो बटा बटा हुआ है ना। इसलिए मैनेजमेंट मेक श्योर करता है कि जो भी बिजनेस का नेचर है, जो बिजनेस के फॉर एग्जांपल जो भी रोल है वो डायनेमिक रहे और वो इस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में भी सस्टेन रहे, इन कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में प्रॉफिट अर्न करते रहे अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये है इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट का। अगर मैनेजमेंट ना हो तो शायद कोई भी बिजनेस जो है कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम ही ना कर पाए, क्योंकि इन्हीं का काम है सोचना, इन्हीं का काम है प्लान चेंज करना, इन्हीं का काम है कि बने हुए प्लान को मॉडिफाई करना, देखने के बाद कि क्या मार्केट में भी थ्रेट है, क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी है फॉर एग्जांपल। तो किसी भी तो मैनेजमेंट इटसेल्फ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है डायनेमिक इन दिस वे। बाकी मैंने नोट्स लिखा हुआ पूरा स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, दो और इंपॉर्टेंस हमारा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल मतलब खुद का अपना ओन मत मान लीजिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन का ही ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, कि एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट कल्चर क्रिएट किया जाए, वहाँ पे लोगों काम करने के लिए रिकॉग्निशन दिया जाए, लोगों के मोरल को बूस्ट किया जाए, उन्हें मोटिवेशन फील किया जाए वगैरह वगैरह। तो इस वाले सेंस में कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का भी इंपॉर्टेंस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होता है उनको अचीव करना, उसको कंप्लीट करना। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, काम क्या है कि उसको खुद का पहले अचीव करेगा, बाद में शायद पर्सनल करेगा, लेकिन मैनेजमेंट को करना क्या है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोशल कह लो, इकोनॉमिकल कह लो, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स कह लो, इनके बीच में एक मतलब एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करना। ये ना कि हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव करते जाए, सोशल भूल जाए और पर्सनल भूल जाए, तब भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत दिन तक काम नहीं करने वाला। सो मैनेजमेंट ध्यान रखता है कि और बाकी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने के साथ साथ जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि अपने ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट, उनका रिकॉग्निशन, उनका वर्क इन्वायरमेंट कल्चर वगैरह वगैरह, उनको भी मेक श्योर करे कि वो भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये काम कौन करता है? मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ना आए तो शायद ये काम ना हो और डिफिकल्टी आए कल को, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के रनिंग या स्मूथली वर्किंग प्रिंसिपल में। लास्ट हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ चला था, फिर सोसाइटल या फिर सोशल ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट, फिर से बोलूँगा कि मैनेजमेंट का काम ये भी है कि वो सिर्फ एक तरह के ऑब्जेक्टिव्स को ही ना पूरा करते, बल्कि सभी ऑब्जेक्टिव में एक बैलेंस क्रिएट करें। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि हम सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं, एक हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कभी कभी होता है कि हम सिर्फ हेल्थ पे ध्यान दे रहे, पढ़ नहीं रहे हैं। कभी कभी होता है कि हम सिर्फ अपने आप को इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अर्निंग या अपने नॉलेज पे काम नहीं कर रहे हैं। होता ही है, हम किसी एक तरफ ही ध्यान दिए पूरा चले हुए हैं। तो मैनेजमेंट यही करता है कि अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अचीव करता है और सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है, वरना ऑर्गेनाइजेशन किसी एक ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करते रह जाएगी, बाकी को नहीं करेगी, जो इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को ही अफेक्ट करेगा लॉन्ग रन में जाके। तो मैनेजमेंट है तो ये सब चीज़ें हैं, अच्छे से हो जा रही हैं। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो शायद चीज़ अच्छी सी नहीं होगी। सो चैप्टर को ही हम एंड करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा मैनेजमेंट का कॉमर्स में। सो लिखा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन वगैरह वगैरह। तो ये हमारा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और यहाँ हम एंड करते हैं कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है। अब अगले सेशन से, अगले क्लास से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया जाएगा मैनेजमेंट का। सो होप अब तक का क्लास आपको अच्छे से पसंद आया हो, इंटरेक्टिव लगा हो। मैंने अपना नंबर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उनके पास नंबर में ऑलरेडी है। कुछ अगर फीडबैक या कुछ उनका सजेशन है तो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि उनको क्लास कैसा लगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लाइव क्लासेस में। सो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जो भी है। सो सी यू ऑल। और कोई भी अगर मैसेज करके कुछ बताना हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा अवेलेबल है सबके पास, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, करके यूज़ वो मुझे बता सकते हैं। So thanks to all of you. See you the next live classes of commerce or BST Water Beat. See you in the next class. Bye to all of you. Take care.